हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हमारी क्लास है वो है एसएसटी की, जो एसएसटी की कंप्लीट क्लास है। एक प्रकार से देखी जाए, क्योंकि पेपर अब बहुत नज़दीक आ गया है, तो एसएसटी की जो क्लास है वो आपके लिए जो क्विक रिवीजन वाली क्लास है, एक प्रकार से वो क्लास बनाई गई है, जो कि प्रीवियस ईयर में जितने भी एसएसटी में क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन वन लाइनर में बनाए गए हैं। तो एसएसटी की स्पेशल क्लास है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये चीज़ जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उस काल को क्या कहा जाता है। यानी कि ऐसा टाइम पीरियड जिसका कोई भी लिखित विवरण, यानी कि जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अगर उनका कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है तो उस काल को क्या कहा जाएगा। तो उस काल को कहा जाएगा प्रागैतिहासिक काल। यानी कि इस काल में कोई भी ऐसा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ हो जिसे कि हम एक प्रकार से पढ़ पाए, जिसकी लिपि इस प्रकार से लिखी गई है कि उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। जो आदि मानव था, जिसने जब रहना खाना पीना स्टार्ट किया था, तो उस समय जो उसने सबसे पहले जो पालतू पशु बनाया था वो किस जानवर को पालतू बनाया था। तो वो था कुत्ता। यानी आदि मानव ने जो सबसे पहले पाला था वो था कुत्ता। उसके बाद बात करते हैं आधुनिक होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का मतलब होता है जो पहले का मानव था उसको होमोसेपियंस के नाम से जाना जाता था। तो आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था, यानी कि ये मानव किस काल में आया था। तो ये आया था उच्च पुरापाषाण काल में, यानी कि बहुत टाइम पहले। ये एक प्रकार से सभी से सबसे पहले का टाइम माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया। जो मानव था उसने जो आग का आविष्कार किया था, सबसे पहले जो आग जलानी सीखी थी, आग के बारे में जो उन्होंने आविष्कार किया था वो किस काल में किया था। तो वो किया था नवपाषाण काल में। ये क्वेश्चन भी सीटेट में कई बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। जो मानव था प्राचीन समय में, उसने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था वो कौन सी धातु थी। वो थी तांबा धातु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी। जो पहले का मानव था उसके द्वारा जिस फसल को सबसे पहले उपयोग में लाया गया वो फसल कौन सी थी। तो मानव के द्वारा सबसे पहले जो फसल उपयोग में लाई गई वो थी जौ। यानी कि मानव ने जो पहले प्राचीन समय में जो मानव था, जब उसने रहना शुरू किया एक जगह पे, जब उन्होंने स्थायी निवास शुरू कर दिया, उसके बाद जब उन्होंने खेती की तो उसमें सबसे पहली फसल जौ को किया। कई बार ऑप्शन में जौ और गेहूं दोनों आ जाते हैं तो आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अगर सिंगल ऑप्शन में कहीं जौ मिलता है तो आप सबसे पहली प्रायोरिटी जौ को देंगे। उसके बाद बात करते हैं, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। यानी मानव ने जो चीजें थी, पहले मानव कच्चा मांस खाता था, धीरे धीरे उसने जब आग का आविष्कार कर लिया तो वो मांस जो था उसको भूनकर खाने लग गए। तो जिस मांस को वो भूनकर खाने लगे वो किस काल से उन्होंने प्रारंभ किया। तो वो किया नवपाषाण काल से। यहाँ से उन्होंने जो फसल वो उगाते थे उन सभी चीजों को भी उगाकर खाने लग गए। उसके बाद बात करते हैं, पुरातत्ववादी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। यानी जो एक पुरातत्ववादी है जिन्होंने की खुदाई वगैरह होती है उन सभी में अपना योगदान देते हैं। तो जो हड़प्पा की खुदाई हुई में उसमें सबसे प्रथम जो योगदान दिया वो किसका था। तो वो था दयाराम साहनी का। एक प्रकार से ये पूछ लिया जाता है हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा करवाई गई, तो वो भी दयाराम साहनी लगाने हैं। उसके बाद बात करते हैं, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई थी, जब वहां की खुदाई स्टार्ट की गई तो वहां पर एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति, यानी कि एक नाचती हुई डांसिंग मुद्रा में एक औरत की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी जो कि कांसे की थी, वो कहाँ से प्राप्त हुई थी। वो प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। यानी कि मोहनजोदड़ो से वो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। उसके बाद बात करते हैं, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली थी। यानी कि जो अभी तक के जो पुराने समय में देखा गया था कि पशुपति जी की पूजा की जाती थी, तो जो पशुपति की मोहर मिली है वो कहाँ से मिली थी। तो पशुपति की मोहर मिली थी मोहनजोदड़ो से मिली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है। जो सिंधु सभ्यता थी वहां से एक गोदीवाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं। तो वो मिले हैं लोथल से। उसके बाद बात करते हैं, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये भी क्वेश्चन सीटेट में कई बार रिपीट किया गया है। तो जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से।
उसके बाद बात करते हैं सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या है। जो सिंधु सभ्यता है उसकी जो सर्वमान्य तिथि है, यानी कि किस समय से किस समय तक उसकी खोज हुई, कब तक वो सभ्यता रही, तो वो सभ्यता जो रही वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक रही। यानी कि जो सिंधु सभ्यता है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक रही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। जो भारत है वहां पर मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो वो माना जाता है सिंधु सभ्यता से। जो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है वो माना जाता है सिंधु सभ्यता से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो किसकी पूजा करते थे। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो आर्य लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, तो वो पूजा करते थे प्रकृति की। जो ऋग्वैदिक काल में आर्य थे वो प्रकृति पूजा करते थे, यानी कि जो प्रकृति है यानी कि जो नेचर है उसकी पूजा किया करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्य भारत में सबसे पहले कहां पर बसे। यानी कि जो आर्य लोग थे वो भारत में आकर सबसे पहले किस जगह पर बसे, तो वो बसे थे सप्तसैंधव प्रदेश में। यानी जो आर्य थे वो भारत में आकर सर्वप्रथम जो बसे थे, जहां पर उन्होंने नगरीकरण किया था, तो वो किया था सप्तसैंधव प्रदेश में। उसके बाद बात करते हैं आर्यों का मूल निवास क्या था। जो आर्य लोग थे उनका मूल निवास स्थान क्या था, तो वो था एशिया माइनर, यानी कि जो एशिया महाद्वीप की तरफ थे वहां पर जाकर सबसे पहले जो आर्य लोग थे वो वहां जाकर सर्वप्रथम रहे थे। उसके बाद बात करते हैं प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो किस वेद से लिया गया है, तो वो लिया गया है ऋग्वेद से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है। तो जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते का जो सूत्र है, जो उक्ति है, वो कहां से ली गई है, वो ली गई है मुंडोपनिषद से। यानी जो सत्यमेव जयते लिखी हुई, जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है, वो उसके ऊपर जहां पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो वो कहां से लिया गया है वो वर्ड, तो वो सूक्ति ली गई है मुंडोपनिषद से। उसके बाद बात करते हैं सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र भगवान की पूजा की जाती थी, तो किस देवता का स्थान इंद्र देवता को मिला हुआ था, तो उनको मिला था प्रजापति को। यानी जो प्रजापति थे उनकी इंद्र देवता के समान पूजा की जाती थी। उसके बाद बात करते हैं, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। ऐसा कौन सा वेद है जिसे गाया भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है, तो वो वेद है यजुर्वेद। उसके बाद बात करते हैं, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था। जो पाटलिपुत्र नगर था उसका जो संस्थापक था वो था उदयन। यानी जो पाटलिपुत्र नगर था उसका जो संस्थापक था वो था उदयन। उसके बाद बात करते हैं, हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि को कुड़िक थी। यानी जो हर्यक वंश था उसमें किस शासक को कुड़िक की उपाधि मिली हुई थी, तो जो हर्यक वंश था उसमें अजातशत्रु को कुड़िक की उपाधि मिली हुई थी। उसके बाद बात करते हैं, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था। यानी जिस समय सिकंदर था, जिस समय सिकंदर भारत में आया था, उस समय जो मगध पर शासन था वो किसका था, तो वो था घनानंद का। यानी जिस समय सिकंदर भारत आया था उस समय मगध पर घनानंद का शासन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कालाशोक की राजधानी क्या थी। जो कालाशोक है वहां की राजधानी क्या थी, तो कालाशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। उसके बाद बात करते हैं, सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा गया है, तो महापद्मानंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। उसके बाद बात करते हैं, सिकंदर कहाँ का शासक था। जो सिकंदर था वो कहाँ का शासक था, तो वो था मकदूनिया का। यानी जो सिकंदर था वो मकदूनिया का शासक था। उसके बाद बात करते हैं, सिकंदर एवं पुरुष के बीच में जो प्रसिद्ध विस्तार या झीलन का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। यानी कि जो सिकंदर और पुरुष के बीच में जो प्रसिद्ध विस्तार झीलम का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 326 ईसा पूर्व। सिकंदर के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व। उसके बाद बात करते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जो जैन धर्म है उसके 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जो जैन धर्म है उसके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत तोड़ा। यानी कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित यानी कि जैन धर्म में जो उन्होंने 4 महाव्रत बताए थे उनमें से पहले पूर्व में 5 महाव्रत चलते थे, उनमें से कौन सा महाव्रत था जो महावीर स्वामी ने तोड़ दिया था, वो था ब्रह्मचर्य। उसके बाद बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे। जो जैन धर्म है उसमें त्रिरत्न माने गए हैं, वो त्रिरत्न कौन कौन से थे, तो वो थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जो जैन धर्म है उसमें त्रिरत्न थे, वो थे सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महावीर ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया। जो महावीर स्वामी थे उन्होंने किस भाषा में अपने उपदेश को दिया, तो महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश को दिया था। उसके बाद बात करते हैं महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ, तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया, तो वो दिया सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके बाद है प्रथम जैन संगीति कहाँ पर आयोजित की गई, तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। जो बौद्ध धर्म है उसके त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो उसके हैं बुद्ध, संघ और धम्म, यानी कि ये 3 रत्न बौद्ध धर्म के माने जाते हैं। उसके बाद है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, तो जो महात्मा बुद्ध हैं उनके द्वारा दिए गए जो प्रथम उपदेश हैं उन्हें धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उसमें जो उनका प्रथम उपदेश है उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास के आधार को क्या माना है, यानी जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है उन्होंने विकास का आधार किस चीज को माना है, तो वो माना है जन कल्याण को, यानी कि अगर जन का कल्याण होगा तभी एक प्रकार से विकास संभव है। उसके बाद बात करते हैं किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, यानी कि कौन सा ऐसा कांड हुआ था जो कि 1857 ईस्वी में चल रहे थे कांड, उसके द्वारा ऐसा कौन सा कांड हुआ था जिसके द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसे गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, वो बंद करना पड़ा। तो चौरी चौरा कांड के बाद में असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे, तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। उसके बाद है सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, तो जो सूर्य की तीव्र किरणें आती हैं उनसे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनसे कोई भी हानिकारक किरण हम तक ना पहुंचे, तो उससे जो हमारी रक्षा करती है उसे कहा जाता है ओजोन परत। जो ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। उसके बाद बात करते हैं शांत पेटी किस रेखा के दोनों बीच पाई जाती है। जो शांत पेटी है वो किस रेखा के बीच में पाई जाती है, तो शांत पेटी भूमध्य रेखा के बीच में पाई जाती है। उसके बाद है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है, यानी जो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ज्वालामुखी को। उसके बाद बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है। जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत है वो किस जगह पर स्थित है, वो है इक्वाडोर में स्थित, यानी जो इक्वाडोर है वहां पर कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। उसके बाद है हिमालय कैसा पर्वत है, तो हिमालय एक बलित पर्वत है जो कि इस प्रकार से बना हुआ है। पठारी क्षेत्रों में विश्व के कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। जो पठारी क्षेत्र है यानी कि जो पर्वतों पर बने हुए क्षेत्र हैं वो उनमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो वो है 9%। उसके बाद है नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है, जो नवीनतम पर्वतमाला है वो है यूराल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, यानी जो हिमालय की उत्पत्ति है वो किस भूसन्नति से हुई है, वो हुई है टेथित सागर से। यानी जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो किसके भूस्खलन के बाद में हुई है, तो वो हुई है टेथित सागर के। उसके बाद बात करते हैं विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो जो विसुवियस ज्वालामुखी है वो इटली में स्थित है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन परत कहां पर केंद्रित है। जो वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन परत है वो कहां पर है, या जिस चीज से जो ओजोन परत है उसकी सबसे ज्यादा लंबत जो किरणें पड़ती है वो कहां पड़ती है, वो पड़ती है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में। उसके बाद बात करते हैं पृथ्वी की सतह पर सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है, यानी कि पृथ्वी पर जो परतें दी गई हैं उनमें जो सबसे बाहर की परत है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बहिर्मंडल।
उसके बाद है चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। तो जो चरक और नागार्जुन थे वो किसके दरबार की शोभा थे, वो थे कनिष्क के दरबार की शोभा। यानी कि जो कनिष्क है उसके दरबार में 5 लोग रहते थे। कौन कौन लोग हैं, तो ये शॉर्ट वीडियो में डाला गया, उसे जाके जरूर वॉच कीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो जिसने बड़े पैमाने पर सबसे ज्यादा जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी, तो वो कुषाण शासकों के द्वारा चलाई गई थी। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाए, यानी भारतीयों के लिए जो महान रेशम मार्ग का आरंभ करवाया वो किसके द्वारा करवाया गया, तो वो कनिष्क के द्वारा करवाया गया। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया, ऐसा कौन सा वंश था जिसने शुंग वंश के बाद भारत पर राज्य किया, तो वो थे कण्व। उसके बाद बात करते हैं किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो जो चीनी जनरल था पेन चाओ, उसने कनिष्क को हरा दिया था। उसके बाद बात करते हैं तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, यानी जो जीवक चिंतामणि ग्रंथ है वो तमिल का ग्रंथ है, वो किससे संबंधित है, तो वो जैन धर्म से संबंधित है। ये थे आपके एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी तक प्रीवियस ईयर में सीटेट में अभी तक आते रहे हैं। आपको कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी के लिए इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।